दोस्तों आदाब, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कि आप सभी खैरियत से हों। एक बार फिर हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईरान ने भारत को दोस्ती का पैगाम दी तो ट्रम्प के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वाले बयान ने नया तूफान खड़ा किया। तेहरान की एयर डिफेंस के दावों से लेकर लेबनान में गूंजे धमाकों तक मिडिल ईस्ट में हर तरफ बढ़ता दिखा तनाव और टकराव। गजा के दर्द पर एर्दोगान ने उठाई आवाज। सीरिया और कुर्दों को लेकर दिया ऐसा बयान बदल सकता है इलाके का सियासी नक्शा। ईरान और फ्रांस आमने सामने। फलस्तीनी कैदियों का मुद्दा गर्म तो नागरिकों की मौत ने फिर खड़े कर दिए इंसानियत पर सवाल। इंडोनेशिया में भूकंप ने मचाई तबाही। यूक्रेन में ड्रोन मिसाइलों की बरसात और सूडान में आसमान से गिरा एक लड़ाकू ड्रोन। तो आखिर इस बदलते घटनाक्रम के पीछे क्या बड़ी रणनीति किस तरह बढ़ रही है दुनिया का पहिया। देखिए आज की पूरी खबर, हर सवाल का जवाब और हर राज का हिसाब। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ईरान और हिंदुस्तान के रिश्तों की, क्योंकि ईरान की तरफ से भारत को लेकर एक अहम पैगाम यानी संदेश आया है। ईरान के राष्ट्रपति यानी सदर मसूद पेजिशकियान ने भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस यानी यौम आजादी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने भारत की तरक्की और दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्तों की बात करते हुए कहा है कि ईरान भारत के साथ अपने व्यापक संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब सवाल ये कि आखिर इस वक्त ईरान की तरफ से भारत को इतना अहम संदेश क्यों दिया गया। दरअसल इस वक्त ईरान खुद काफी मुश्किल हालात से गुजर रहा है। एक तरफ अमेरिका का दबाव है, दूसरी तरफ इजराइल के साथ लगातार तनाव और तीसरी तरफ पूरे मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे समय में ईरान के लिए सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं बल्कि कूटनीतिक रिश्ते भी बहुत मायने रखते हैं। भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और ईरान के लिए भारत के साथ रिश्ते कारोबार, ऊर्जा और संपर्क के लिहाज से काफी अहम है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सहयोग की कोशिश होती रही है। भारत के लिए भी ईरान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान के रास्ते मध्य एशिया और आगे के बाजारों तक पहुँच बनाने की संभावनाएं मौजूद है। लेकिन इस रिश्ते के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन अमेरिकी प्रतिबंध रहे हैं। अमेरिका ईरान पर लंबे समय से कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए है, जिसकी वजह से भारत जैसे देशों के लिए ईरान के साथ कारोबार करना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद ईरान भारत के साथ रिश्ते को कमजोर नहीं करना चाहता है। यानी डॉक्टर मसूद पेजिशकियान का ये संदेश सिर्फ स्वतंत्रता दिवस की बधाई नहीं बल्कि इसके पीछे एक बड़ा कूटनीतिक संदेश यानी पैगाम देखा जा सकता है। ईरान ये बताना चाहता है कि इस मुश्किल हालात के बावजूद वो भारत जैसे अहम देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत रखना चाहता है। दोस्तों बात उस बयान की जिसने कुछ समय के लिए पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ऐसा बयान दिया कि मिडिल ईस्ट की राजनीति में हलचल तेज हो गई। ट्रम्प ने कहा था कि वह बहुत जल्द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र बना देंगे। अब जरा सोचिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कोई आम रास्ता नहीं है। ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई वाली समुद्री गलियों में से एक है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ट्रम्प के बयान के बाद सवाल उठने लगे कि क्या अमेरिका वाकई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर कोई कड़ा कदम उठाने जा रहा है। लेकिन इसके बाद व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सफाई दी कि ट्रम्प का बयान मजाकिया अंदाज में था और उसे गंभीर नीति के ऐलान की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। इस सफाई से तनाव कुछ जरूर कम हुआ, लेकिन ट्रम्प के बयानों को लेकर सवाल पूरी तरह खत्म नहीं हुए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का मामला सीधे ईरान से जुड़ा हुआ है और ईरान पहले ही अमेरिका और इजराइल के साथ तनावपूर्ण स्थिति में है। इसी बीच ईरान की हवाई रक्षा को लेकर भी एक बड़ा दावा सामने आया। IRGC के एक एयर डिफेंस विशेषज्ञ ने कहा कि ईरान की एयर डिफेंस पूरी तरह स्वदेशी है। उनका दावा कि ईरान की इन प्रणालियों में किसी विदेशी देश का एक भी पेंच मिसाइल, हथियार या सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि युद्ध से पहले ईरान के पास मौजूद S-300 और पेचोरा एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता पहले ही प्रभावित हो चुकी थी, इसलिए ईरान को अपने घरेलू सिस्टम पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ा। सबसे बड़ा दावा MQ-9 रिपर ड्रोन को लेकर किया गया। ईरानी अधिकारी के मुताबिक ईरान ने करीब 24 अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन मार गिराए। इन ड्रोन की कीमत करोड़ों डॉलर में बताई जाती है। हालांकि ये
हालांकि यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि ये दावे ईरानी अधिकारी की तरफ से किए गए, लेकिन अगर ईरान का दावा सही साबित होता है तो ये उसकी एयर डिफेंस क्षमता यानी उसकी ताकत को लेकर काफी महत्वपूर्ण बात होगी। दोस्तों, अब आते हैं लेबनान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव पर। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बताया गया कि हिजबुल्लाह के एक हमले में 3 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। इसके बाद इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में एक ठिकाने को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की, लेकिन इस जवाबी कार्रवाई के बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। इजरायली पक्ष की तरफ से बाद में स्वीकार किया गया कि जिस जगह को सैन्य ठिकाना समझकर निशाना बनाया गया था वहां आम नागरिक मौजूद थे। रिपोर्टों में दावा किया गया कि इस हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है और इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी सैन्य कार्रवाई में आम नागरिक मारे जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपनी तरफ से यह तर्क दिया है कि प्रतिरोधी समूह नागरिकों को मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी घटनाओं पर सवाल उठते हैं कि किसी जगह पर हमला करने से पहले वहां मौजूद लोगों की सुरक्षा को लेकर कितनी सावधानी बरती गई। यही वजह है कि लेबनान और गजा जैसे इलाकों में आम लोगों की जान सबसे बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। इसी बीच कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों से फिलिस्तीनी महिलाओं कैदियों को लेकर भी एक घटना सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सैनिकों ने उस सेल में छापा मारा जहां फिलिस्तीनी महिला कैदियों को रखा गया था। सैनिकों ने कैदियों को रोका, उनकी तलाशी ली। इससे पहले इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर को लेकर भी विवाद सामने आया था, जब फिलिस्तीनी कैदियों के सामान और कुरान शरीफ की प्रतियों को लेकर कार्रवाई की खबर आई थी। यानी एक तरफ लेबनान में आम नागरिकों की मौत का मामला और दूसरी तरफ फिलिस्तीनी कैदियों के साथ व्यवहार को लेकर सवाल है। इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट के संघर्ष में इंसानी जान और मानवाधिकार के सवाल को सामने ला दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं तुर्की की। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने सीरिया और गजा दोनों को लेकर अहम बयान दिए हैं। सीरिया को लेकर एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की सीरिया की स्थिरता का समर्थन करता रहेगा। उन्होंने ये भी इशारा दिया है कि आने वाले दिनों में वो सीरिया का दौरा कर सकते हैं। अगर ये दौरा होता है तो इसे दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से काफी अहम माना जाएगा, क्योंकि सीरिया में गृह युद्ध शुरू होने के बाद तुर्की और सीरियाई सरकार के बीच रिश्ते काफी खराब हो गए थे। तुर्की और सीरिया के बीच सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक कुर्दों का सवाल है। तुर्की लंबे समय से सीरिया में मौजूद कुर्द सशस्त्र संगठनों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता रहा है। ऐसे में एर्दोगान की तरफ से सीरिया में कुर्दों के साथ संबंधों को मजबूत करने की बात सामने आना एक अहम संकेत माना जा रहा है। अगर तुर्की की नीति में हकीकत में बदलाव आता है तो इसका असर सिर्फ तुर्की और सीरिया पर नहीं पड़ेगा, इसका असर अमेरिका, रूस, ईरान और क्षेत्र के दूसरे देशों की रणनीति पर भी पड़ सकता है। वहीं गजा को लेकर एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की गजा को अकेला नहीं छोड़ सकता और फलस्तीनी लोगों के समर्थन के लिए हर संभव कदम उठाएगा। उन्होंने हमास और इजराइल को लेकर भी अपना रुख साफ किया। एर्दोगान लंबे समय से गजा में इजरायली सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते रहे हैं और फलस्तीनी अधिकारों के समर्थन में आवाज उठाते रहे हैं। यानी तुर्की एक तरफ सीरिया में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है तो दूसरी तरफ गजा के मुद्दे पर भी सक्रिय रहना चाहता है। अब असली सवाल यही है कि क्या तुर्की आने वाले समय में मिडिल ईस्ट की राजनीति में और बड़ी भूमिका निभाएगा। दोस्तों, अब एक बार फिर ईरान की तरफ चलते हैं। ईरान और फ्रांस के रिश्तों में तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने फ्रांस से उन गतिविधियों को लेकर जवाब मांगा है जिन्हें ईरान अपने देश में फ्रांसीसी राजनयिकों की गैर कानूनी गतिविधियां मानता है। इस मामले की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ईरान का संदेश साफ है कि वो अपने देश के अंदर विदेशी दखल को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब ईरान और यूरोपीय देशों के बीच इस तरह का विवाद सामने आया हो। इससे पहले भी ईरान ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के राजदूतों को बुलाकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है। ईरान का आरोप रहा है कि पश्चिमी देश उसके अंदरूनी मामलों में दखल देते हैं और वहां होने वाली अशांति को समर्थन देते हैं। दूसरी तरफ यूरोपीय देशों का ईरान को लेकर अपना नजरिया
किया है। फ्रांस लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता जताता रहा है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री रास्ते की आजादी और जहाजों की आवाजाही का मुद्दा भी दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। ऐसे में ईरान और फ्रांस के बीच ये नया विवाद ऐसे समय आया है जब ईरान पहले ही अमेरिका और इजराइल के साथ बेहद तनावपूर्ण माहौल में है। अब सवाल ये है कि फ्रांस इस मामले पर क्या जवाब देता है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ कल इंडोनेशिया में आए भूकंप से 38 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन की जंग भी लगातार जारी है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना ने ओडेसा, इजमेल और यूजनी के बंदरगाह इलाकों में यूक्रेनी सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया। हमले में ड्रोन और मिसाइलों के इस्तेमाल की बात की गई है। रूस ने भी दावा किया कि उसकी एयर डिफेंस ने रात भर में 598 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। अगर ये आंकड़ा सही है तो ये बेहद बड़ा ड्रोन हमला माना जाएगा। हालांकि युद्ध के दौरान सामने आने वाले ऐसे सैन्य दावों की आजादाना होती है। रूस और यूक्रेन दोनों लगातार एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, ढांचे और रणनीतिक इलाकों को निशाना बनाते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सूडानी सेना ने दावा किया कि उसने उत्तरी कोर्दोफान में जबरा अल शेख के पास एक चीनी निर्मित F-95 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। सूडानी सेना के मुताबिक ये ड्रोन रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF के ऑपरेशन में इस्तेमाल हो रहा था। RSF और सूडानी सेना के बीच लंबे समय से लड़ाई चल रही है और इस जंग में ड्रोन का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर एक तरफ ईरान और भारत के रिश्तों में नजदीकी दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है। लेबनान और गजा में इंसानी संकट गहरा रहा है। तुर्की अपनी क्षेत्रीय भूमिका बढ़ाने की कोशिश कर रहा, जबकि यूक्रेन और सूडान में जंग लगातार नए सैन्य मोड़ ले रही है। यानी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हालात तेजी से बदल रहे हैं और आने वाले दिनों में इन घटनाओं का असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी आलमी सियासत पर कितना पड़ता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली में, तो ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत